नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सारे फोन कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस निरंतर आ रहे हैं। आपके लिए 2 वीडियोस विद्या संबल के लिए पहले बना चुका हूं और लगभग 20 से 25 हजार विद्यार्थियों ने उन वीडियो को देखा है, जिससे मुझे लगता है कि किस तरह की उत्सुकता आपके भीतर है इस योजना को जानने के लिए। वैसे कहा जाए तो इस योजना के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे, फिर आपके मन में जो दुविधा है उसके लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। हर एक विद्यार्थी को अलग अलग समझाने जितना समय नहीं मिल पाता है मित्रों, इसलिए आज का ये वीडियो जो है अंत तक जरूर देखना। हो सकता है आपके उन सारे सवालों के जवाब अंत तक मिल जाएं जिसके बारे में आप मुझे एसएमएस कर चुके हैं या आप करने के विचार में होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसके बाद आपको शायद एसएमएस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि विद्या संबल योजना, संबल या सहारा, सुलगते सवाल हैं कई सारे। जवाब आपको दूंगा मैं निश्चित तौर पर। और 1 नवंबर को आपको क्या करना है, उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मित्रों, पहले सवालों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात जो आवश्यक है वो आप तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, आप देखेंगे विद्या संबल योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेस्ट फैकल्टी योजना है, स्पष्ट लिखा हुआ है। जिस विद्यार्थी ने विद्या संबल योजना की विज्ञप्ति को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है उसके मन में सवाल कम आएंगे, लेकिन जो न तो पूरा वीडियो देख रहा है न पूरे विज्ञप्ति पढ़ रहा है और थोड़ा सा कुछ देखा और अपना सवाल दाग दे, तो आप समझिए आप उस बात को पूरा समझ जाएंगे तो बहुत कुछ जो है आपको संतुष्टि मिल जाएगी। पहला है रिक्तियों का पता कहां से व कब से। मैं पहले ही इसके बारे में स्पष्ट कर चुका हूं कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गांव के या वो पीओ विद्यालय हैं, पीओ विद्यालय भी पंचायत स्तर पर, जैसे एक ग्राम पंचायत है, मान लीजिए ग्राम पंचायत मान लीजिए झाड़ोल, तो ग्राम पंचायत झाड़ोल में जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, अब ग्राम पंचायत झाड़ोल में मान लीजिए 3 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय चल रहे हैं। एक बालिका अलग चल रहा है, एक महात्मा गांधी अलग चल रहा है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अलग चल रहा है। मान लीजिए 3 अलग अलग विद्यालय हैं उसमें से एक विद्यालय पीओ विद्यालय कहलाता है। झाड़ोल ग्राम पंचायत में जितने भी अन्य यूपीएस या पीएस यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वो सब उसके अधीन होंगे। 2 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अपने हिसाब से चल रहे हैं और पीओ तो वही कहलाएगा। लेकिन यहां विज्ञप्ति में ये बात स्पष्ट लिखी है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आप सीधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाएं, है ना। वहां के प्रिंसिपल जो हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए एंटाइटल हैं। और पीओ, जहां पर पीओ व्यवस्था है यानी पीओ विद्यालय है, ये पीओ विद्यालय भी सीनियर सेकेंडरी ही है ना। तो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आप जाएं, वहां आपको 1 नवंबर को सूचना पट्ट पर जानकारी मिलेगी कि किस विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है। ये आपको वहां सूचना पट्ट पर चिपका हुआ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे पूछे सर हमें कैसे पता चलेगा। यार भाई, अब आपको या तो वहां तक जाना पड़ेगा, है ना। वो रिक्तियां जो है वो संबंधित जो ब्लॉक स्तरीय ऑफिस है वो भी अपने पास मंगवाएगा प्रायः। तो वहां पर भी आपको मंगवाने के बाद अपनी ऑफिस में लगाएगा तो आपको शायद 2 नवंबर तक पता चल पाएगा, है ना। और विद्यालय 4, 5, 7 विद्यालय जिनमें आप चाहते हो कि यार ये मेरे आसपास के विद्यालय हैं, यहां मुझे आवेदन करना है, तो वहां की रिक्तियां आप किन्हीं सर के माध्यम से भी व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। आपके कोई परिचित हो तो वो फोटो खींच के भेज देंगे आपको और वैसे ही ग्रुप में डाला जाएगा। आप देखना ये रिक्तियां संबंधित विद्यालय के जो ग्रुप है, गांव के ग्रुप हैं, उन सब में आने वाली है। तो आप अपने स्तर से पता लगाएं और कहां से व कब रिक्तियों का पता आपको 1 नवंबर को लगेगा मित्रों। कब लगेगा? 1 नवंबर 2022 को आपको रिक्तियों का पता लगेगा। आपको पीएस यूपीएस स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन शिक्षकों के पास भी ये जानकारी जरूर रहेगी। अपने को तो 1 तारीख को केवल जानकारी जुटानी कि किस जगह पर कौन सा पद खाली है और किस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं, वहां में आवेदन भरना है, बस ये। तो आप किसी भी तरह से इन रिक्तियों का आप पता लगाएंगे। लेकिन आप सोचो कि यहां बैठे बैठे मैं पूरे राजस्थान की रिक्तियों का पता लगाऊंगा तो उसका ज्यादा कोई औचित्य भी नहीं है और हो सकता है डायरेक्टरेट ने एक उस
पीडीएफ में एक वेबसाइट दे रखी है, उस पर पता नहीं रिक्तियां आ जाए या नहीं आए हम कह नहीं सकते, लेकिन धरातल पर जो काम हमसे करने योग्य वो कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रश्न, क्या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? विज्ञप्ति में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भाई आप एक पद के लिए ही योग्य रहेंगे। अगर आपके पास योग्यता फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता बनने की है, आपके पास योग्यता सेकंड ग्रेड बनने की भी है, आपने रीट भी पात्रता क्लियर कर रखी है और आप लेवल 2 की भी योग्यता रखते हैं, तो आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि सर क्या एक ही विद्यालय में हम, है ना, ये तो एक तो बात हो गई कि एक से अधिक पदों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। एक ही विद्यालय में आवेदन करें, नहीं मित्रों, कम से कम 4-5 विद्यालयों में आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि किस जगह आप मेरिट में स्टैंड करेंगे ये आपको पता नहीं चल सकता। इसलिए हम एक ही विद्यालय सोच लें तो कैसे चलेगा? आपसे ज्यादा परसेंटेज वाला आ गया तो उस विद्यालय की सीट तो गई। इसलिए आपको एक से अधिक विद्यालय यानी कम से कम 5-7 विद्यालयों का तो चयन, पंचायत स्तरीय विद्यालयों का आप चयन करें। आप जो है आपके आसपास के विद्यालय जो पीएस यूपीएस है उसके लिए योग्यता रखते हैं तो भी फार्म तो आपको वहीं पीओ कार्यालय में ही जमा कराना है ना। इसलिए आप कम से कम उसकी तैयारी आप रख लीजिएगा, आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं। फिर मित्रों ये है कि एक ही विद्यालय में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन या एक ही आवेदन करना होगा, यह भी एक प्रश्न है। जैसे एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फलासिया मान लीजिए, है ना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलासिया मान लीजिए, ठीक है, एक विद्यालय का नाम है पीओ विद्यालय है, और उस पीओ विद्यालय में जो है मान लीजिए पद खाली है, लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है, सेकेंड ग्रेड का भी है और फर्स्ट ग्रेड का भी है। आपके पास लगभग सारी योग्यता आपके पास है। आप बीएसटीसी भी हैं, आप बीएड भी हैं, आप बीए भी हैं, आप एमए भी हैं, है ना, और आप रिट जो है वो भी आपने क्लियर कर रखी है। तो अब सर अगर मैं एक ही विद्यालय में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करूं तो क्या एक ही आवेदन करूं या अलग अलग आवेदन करूं? मित्रों यहां पर स्पष्ट तो कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन आप सोचिए प्रत्येक पोस्ट के लिए हमें अलग से आवेदन करना होगा, ताकि जो चयन कमिटी है उसको बाइफरगेशन करने में अच्छा रहेगा, है ना। आप L1 के लिए अलग भरें, L2 के लिए अलग भरें, व्याख्याता के लिए अलग भरें, और अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए अलग भरें। यानी आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भरना होगा, भले ही विद्यालय एक ही क्यों ना हो। एक ही विद्यालय में आप अगर 2 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 फॉर्म आपको अलग अलग भरना चाहिए। वैसे इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कह रखा, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए इसमें अलग अलग ही आवेदन करना है। शपथ पत्र ओरिजिनल देना पड़ेगा, कब, हर आवेदन के साथ, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में भी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि आपको शपथ पत्र मूल जमा कराना होगा। कब? तो इसमें पक्की बात है कि जिस विद्यालय में आपका चयन हो जाए, है ना, जैसे आपने 10 जगह फॉर्म लगाए तो 10 ही जगह शपथ पत्र नहीं दे सकते, इसलिए आपको आवेदन के साथ शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और भी संबंधित पीओ साहब जैसा कहें वैसा आप उसको मान लीजिएगा, वैसे आपको उस समय आवेदन के साथ शपथ पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी है। और जहां आपको लगा कि यहां मुझे मेरा चयन हो गया और यहीं मुझे अब क्या है गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करना है, तो वो आप ओरिजिनल शपथ पत्र जो है वो कम से कम 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होगा मित्रों, है ना, नोटरी होगा ही होगा, आपके हस्ताक्षर होंगे, और फिर वो जो है ओरिजिनल जो है शपथ पत्र आपको ज्वाइनिंग का जो एक पत्र दिया जाएगा उससे पहले जो है संबंधित विद्यालय आपसे ले लेगा। इसलिए शपथ पत्र के बारे में क्लियर है कि आपको बहुत सारे बना के नहीं रखने, इतना खर्चा नहीं करना है। बेरोजगारी में पहले से ही हम इतनी स्थितियों में नहीं होते हैं, तो फिर इतना खर्चा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। शपथ पत्र चयन के बाद उस विद्यालय में देना है। अगर कोई नहीं मानता हो तो ऐसे ही जो सामान्य सा कागज पे प्रिंटेड है वो लिख कर दे दीजिएगा। ज्यादा नियम अपने को उस समय नहीं बताने, ताकि अपना काम हो और हम किसी विवाद में नहीं पड़े। फिर मित्रों सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के लिए रीट होनी चाहिए क्या, ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप सोचिए, हालांकि इस प्रश्न को मुझे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब बताओ, अरे भाई रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ही आवश्यक है, तो फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए रीट की आवश्यकता कहां पड़ रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये तो बहुत जनरल सी बात है और आप पूछ रहे हैं, तो आप सोचिए इसका मतलब आप सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ बीए बीएड होना चाहिए, एमए बीएड होना चाहिए, बात खत्म। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का मामला यही खत्म है, वहां कोई रीट की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए मित्रों, मैंने जो आपके कमेंट है उसी के आधार पर कुछ कॉमन प्रश्न उठाए हैं।
शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता क्या होती है, ये भी एक प्रश्न है। मित्रों, आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। आपने बीए करने के बाद बीएड किया है या बीए के साथ बीएड किया है, तो बीएड आपकी प्रशैक्षिक योग्यता कहलाती है। समझ गए आप? आपने बीएसटीसी या डीएलईएड किया है तो वो आपकी प्रशैक्षिक योग्यता कहलाती है ना? आपने सीपीएड, बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, वो आपकी प्रशैक्षिक योग्यता कहलाती है। तो शैक्षिक योग्यता जो है वो तो अपनी 10+2+3+2 वाली जो है वो शैक्षिक योग्यता कहलाती है, और एक्स्ट्रा जो हम डिप्लोमा या जो भी हम किसी सर्विस के लिए जो आवश्यक प्रशैक्षिक योग्यता होती है उसको हम करते हैं, वो प्रशैक्षिक योग्यता कहलाती है। तो इस बात को आप समझ जाए, 10+2+3+2 वाला जो कार्यक्रम है वो शैक्षिक योग्यता है, और बीएसटीसी या बीएड है वो क्या है, प्रशैक्षिक योग्यता है। अब विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि शैक्षिक जो भी हमारे अंक हैं उसका 75% और प्रशैक्षिक जो हमारे अंक हैं उसका 25% लेकर एक औसत जो है निकाला जाएगा और एक मेरिट बनाई जाएगी इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो अब एक यहां बात आती है कि सब लैब असिस्टेंट की योग्यता क्या होगी, क्योंकि यहां लैब असिस्टेंट के लिए कोई प्रशैक्षिक योग्यता वाली बात ही नहीं है। यानी 10+2 जो साइंस बैकग्राउंड से है ना, और इसमें शायद होम साइंस वाले लोगों को भी ले लिया जाता है, थोड़ा यहाँ श्योर नहीं हूं, है ना। और उसके बाद ज्योग्राफी वाले जो बच्चे हैं जिनके 11th-12th में ज्योग्राफी है, वो बच्चे भी लैब असिस्टेंट के लिए योग्यता रखते हैं। तो लैब असिस्टेंट का जो मेरिट बनना है वो 100% जो है 10+2 के आधार पर ही उनका बनना है। अब यहाँ कुछ बच्चों के प्रश्न, सर कोरोना काल में हमारे साथ ज्यादती हो गई, उन बच्चों के पूरे मार्क्स हैं। अब मित्रों, उन सब चीजों में तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट और निर्देश भी नहीं है। तो कुल मिला के लैब असिस्टेंट में सीधा सीधा शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही मेरिट बननी है ना। वहां 25% अलग से लाएंगे कहा, तो 100% इसी को मानते हुए वो मेरिट बनाएंगे, है ना। जहां तक मुझे लग रहा है कि बस वो 10+2 के आधार पर ही बनाएंगे। ठीक है, अब मित्रों यहां पर देखें कि जाति प्रमाण पत्र नया बनाना पड़ेगा क्या। अब आप सोचिए, कोई रिजर्वेशन की बात ऐसी तो की नहीं है कि गेस्ट फैकल्टी में इतने प्रतिशत एसटी लेंगे, इतने एससी लेंगे, ऐसा है नहीं। आवेदन में जरूर एक कॉलम है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो लगा लें। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जाति प्रमाण पत्र वाली बात कोई बहुत बड़ी होने वाली है। फिर भी नियमानुसार जो जाति प्रमाण पत्र हर 6 महीने में बनाने होते हैं, है ना, या जो समयावधि निश्चित है उसमें नया रिन्यूअल कराना होता है, तो वो आप करा लीजिए, है ना। और नहीं भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रिजर्वेशन वाला मामला स्पष्ट रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इससे निश्चिंत हो जाए। मूल निवास नया बनाना पड़ेगा क्या। एक मित्र ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर कहा कि भाई मूल निवास एक बार बन गया, उसके बाद मुझे नहीं लगता मूल निवास कोई नया बनाना पड़ेगा। मेरा वर्षों पहले बनाया है, अभी भी वही चल रहा है, मूल निवास चलेगा, कोई नया नहीं बनाना है। लैब असिस्टेंट की योग्यता की बात आपके सामने हो गई। मेरिट जो है वो जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर ही बनाएंगे, है ना, उसी के आधार पर जो है बनाएंगे। अभी मैं आपके प्रश्नों को पढ़कर इतना गंभीर मैं हो रहा हूं कि हमारे बच्चे पिछले 10-12 दिन से बिल्कुल भ्रमित से हो गए, इतने भ्रमित हो गए कि पता नहीं वो विद्या संबल योजना के बारे में ही सोचने लग गए। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड कहीं भूल तो नहीं गए, और वो यहां पर इतना व्यथित हो रहे हैं कि सर हमारे लिए कोई आंदोलन चला लो, ऐसा कर लो। अरे इस गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या आंदोलन चलवाते हो यार। ये कितने समय के लिए आपको अंदाजा है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। मतलब आप समझिए 12 तारीख को आपको जो पोस्टिंग ऑर्डर मिलेगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा पीओ ऑफिस से, आप 12 नवंबर को ही ज्वाइन कर लो, तो आप सोचिए नवंबर आधा लगभग जा ही रहा है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्सिमम 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये जो है एक विज्ञप्ति है, और टोटली जो है मित्रों गेस्ट फैकल्टी वाली है। अब गेस्ट फैकल्टी किसको कहते हैं, वर्षों से चली आ रही है कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी, आप सोचिए तो उनको किसी ने परमानेंट नहीं किया है, समझना मेरी बात को, है ना। इसलिए गेस्ट फैकल्टी योजना है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में आप तनाव न लें। सुविधाजनक हो तो इसको करना है, नहीं तो ओके, आप अपनी तैयारियां करें। फिर मित्रों आगे है आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, ये स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण के बारे में कोई ज्यादा स्पष्ट कहा नहीं गया है। कितनी स्कूलों में आवेदन करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कम से कम 5 से 7 स्कूलों में आपका आवेदन होना चाहिए, ताकि किसी न किसी विद्यालय में आप स्टैंड कर जाएं, है ना। जिनके अंक बहुत शानदार हैं वो तो हो सकता है 1-2 विद्यालय में उनका काम हो जाएगा, लेकिन जिनके एवरेज अंक हैं थोड़ा ध्यान रखें। कहीं पर हो सकता है कि आप जिस स्कूल के लिए जा रहे हो वहां कोई आया ही नहीं,
तो फिर आपका चयन हो जाएगा। इसलिए आपको आवेदन करना है 5-7 विद्यालय में करें। आवेदन कहाँ देना पड़ेगा मित्रों? या तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसके कार्यालय में देना पड़ेगा, या पीओ स्कूल जो भी है वही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके कार्यालय में जाकर आपको आवेदन जमा करना है। सिंपल सी बात है। आवेदन कब जमा कराना है मित्रों? तो 2 से 4 तारीख के बीच में, यानी 2, 3, 4 3 दिन मिलेंगे आपको आवेदन तैयार करके जमा कराना है। और मैं तो आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आवेदन तैयार कर लो। अब आवेदन कहां से लेना है ये भी एक प्रश्न था। ऐसा कोई आवेदन जाकर उस विद्यालय से ही आप लेके आओगे ऐसा नहीं है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल रही है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कहीं अन्य जगह पर आपको पीडीएफ मिल रही है, तो उससे ही प्रिंट ले लो यार, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे ही फोटोकॉपी की शॉप वाले और स्टेशनरी वाले पहले से ही होशियार है, उनको पता है आ गया हमारा काम आ गया, वो वैसे ही प्रिंट करके आपके लिए आवेदन रखेंगे। तो आप वहां से ले लो या सीधा प्रिंट कर निकलवा लो अपने पीडीएफ से, वो आवेदन चलेगा बस। इसलिए कहीं पीओ ऑफिस आवेदन लेने नहीं जाना है आपको, तो वो भर के जमा करा नहीं जाना है बस, है ना। एक बार रिक्तियों का पता लगा दे। चरित्र प्रमाण पत्र किससे बनवाएं, ये बात बार बार बहुत सारे बच्चों ने पूछा। मित्रों, चरित्र प्रमाण पत्र हमेशा राजपत्रित अधिकारी का जो है वो बनाना होता है। राजपत्रित अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होता है। अब ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र है तो 2 राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए, 2 गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने का मतलब क्या है आप समझें। जैसे आप 5 विद्यालयों में आवेदन लगा रहे हैं, यानी 5 आवेदन लगा रहे हैं, तो आपको कितने 10 जो है चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लगाने पड़ेंगे। ये ओरिजिनल ही लगते हैं, ठीक है। तो अब 10 लगाने, तो आप क्या करेंगे? जैसे एक जो है मोहनलाल जी से आपने साइन करा लिए, समझ लीजिए व्याख्याता हैं, प्रिंसिपल हैं, है ना, जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एचएम होते हैं, है ना, या यूं कह सकते हैं जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब हैं, है ना, ये सब जो हैं वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। तो मोहन जी से आपने क्या किया? 5 चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन करा दिया। और दूसरे एक और लेक्चरर है, ध्यान रखना, है ना, सोहन जी जिनका नाम है, या प्रिंसिपल साहब है, उनसे आपने 5 और करवा लिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक आवेदन के साथ 2 लगाने, तो एक ये मोहन जी वाला ले लेना, एक सोहन जी वाला ले लेना, दोनों अलग अलग हो गए। फिर दूसरे विद्यालय में जो आवेदन लगाना, फिर एक मोहन जी से ले लिया और एक ये सोहन जी वाला साइन किया हुआ ले लिया। तो 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि 2 गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। हम 10 स्कूलों में आवेदन कर रहे हैं तो हमें 20 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। 10 सोहन जी के साइन वाले हैं, 10 मोहन जी के साइन वाले हैं, एक एक उसमें से लेकर आप आवेदन के साथ लगा दें। ये बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। और ये बना लें आप, है ना, अभी बना लें। फिर देखिएगा आवेदन पहले से तैयार कर सकते हैं क्या? कर लो ना, खाली विद्यालय का नाम छोड़ दो, जहां पर कहीं आवश्यक है विद्यालय का नाम लिख लेंगे। बाकी आपको जो सारी पूर्तियां करनी कर लो यार, है ना। ये वीडियो आप देख रहे हो आज ही कर लो, है ना, क्योंकि आवेदन तैयार करके रखो। जिस विद्यालय में टिकाना है उस समय ऊपर नाम लिखा और हमारा काम हो गया। साइन वाइन सब करके रेडी रखो, डॉक्यूमेंट भी तैयार रखो, सेल्फ अटेस्टेड जो चाहिए मार्कशीट सब तैयार रखो और स्टेपल कर दो, क्योंकि अभी शपथ पत्र की बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मित्रों, हमारा रिजल्ट अभी आया है तो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो क्या करें? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिनका रिजल्ट ऐसा है, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि हमारा रिजल्ट सर अभी भी आया है, हरियाणा से मैंने बीएड की है या जहां जहां से भी मैंने बीएड की, रिजल्ट अभी आया है, तो अब पता नहीं हमारी ओरिजिनल मार्कशीट आए कि नहीं आए। मित्रों, जब आपकी रिजल्ट अभी आया है और आपके पास जो है कंप्यूटर की मार्कशीट है, तो मित्रों आप बिल्कुल उस मार्कशीट को लगाएं, सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएं, और आवश्यकता पड़े और प्रबंधन कहे तो एक एप्लीकेशन दे दें कि साहब अभी तक जो है रिजल्ट हमारा इतनी तारीख को डिक्लेयर हुआ है और अभी तक हमें ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, अतः यह मार्कशीट जो है वो एक प्रकार से प्रमाणित ही है, और अगर कोई किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि रहती है या ऐसा कुछ होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है। तो ऐसा करके एक एप्लीकेशन साथ डाल देना, कोई कहे तो, नहीं तो ये भी चलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं, रिजल्ट घोषित हो गया है तो मार्कशीट की ज्यादा चिंता नहीं करनी, वही आपका एक दस्तावेज है और आप आवेदन कर सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा कौन सी उत्तीर्ण होनी चाहिए? मित्रों, तो पुरानी तो सारी पात्रताएं परीक्षाएं जो है उनकी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। जिन्होंने रीट लेवल 1, लेवल 2 तो रद्द हो गई थी, जिन्होंने रीट 2021 लेवल 1 क्लियर कर रखी है वो एलिजिबल है 3 साल के लिए, समझना, तो अभी एलिजिबल है वो। और जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा 2022 L1 और L2 अगर उत्तीर्ण कर रखी है तो इसकी पात्रता आजीवन है। फिलहाल अभी जो आवेदन करेंगे उसमें 2021 और 2022 में जिन्होंने पात्रता ले ली है
वही जो है आवेदक रहेंगे। बाकी पुराना जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसकी वैलिडिटी लगभग सबकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है मित्रों, बीएसटीसी या बीएड अंतिम वर्ष वाला भी भर सकता है क्या? अब मित्रों आप सोचिए, जब आप अभी बीएड सेकेंड ईयर रनिंग है आपके, कैसे भर सकते हो? विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि आप बीएड होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि साहब एसटीसी मेरा लास्ट ईयर है सर, या मेरी परीक्षा हो गई रिजल्ट नहीं आया। अब आप सोचिए, परीक्षा हो गई रिजल्ट नहीं आया तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर सेकेंड ईयर रनिंग चल रहा तब कैसे एलिजिबल हो सकते हो? वहां एसटीसी पास चाहिए भाई, वहां बीएड पास चाहिए। इसलिए इस बात को आप समझें। ये वीडियो बहुत आराम से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके भीतर किसी प्रकार की शंका न रहे और आप इस बात को अच्छे से पूरा कर पाएं, आपका आवेदन आप सकुशल भर पाए। फिर मित्रों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हमारे बहुत सारे उत्तर प्रदेश हरियाणा के जो मित्र हैं वो पूछ रहे हैं क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? मित्रों, इसमें ये नहीं लिखा कि अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते, ऐसा कहीं मैंने विज्ञप्ति में पढ़ा नहीं है। और जब ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो भर सकते हैं। फिर दूसरा, उनको रीट राजस्थान वाली क्लियर होनी चाहिए। वो एमपी टेट और हो सकता है उसको माने या नहीं माने, यहाँ रीट लेवल 1 और 2 के लिए होना चाहिए राजस्थान से, और बाकी के लिए वो जो निर्धारित है बीएड चाहिए और है ना, तो वो होना चाहिए। मैंने विज्ञप्ति को देखा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उसमें कहीं पर भी परसेंटेज को मेंशन ही नहीं किया है कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए और एमए में कितने परसेंटेज चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन और एमए पास जो है वो एलिजिबल है सेकंड थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है मित्रों, फिर यहां पर ये हो गया अदर स्टेट वाली बात हो गई क्लियर, है ना। फिर देखिए, परमानेंट होने का कोई चांस है क्या? बिल्कुल नहीं है मित्रों। पहले ही सरकार जो है बहुत स्पष्ट तौर पर इसको गेस्ट फैकल्टी योजना कह रही है। इसलिए जिस तरह से पैरा टीचर्स परमानेंट हो गए थे, राजीव गांधी के जो शिक्षक थे, है ना, वो हो गए थे, शिक्षाकर्मी भी जो है स्थायी हो गए थे। लेकिन मित्रों, ये जो है प्योर जो है वो परमानेंट वाली बात ही नहीं है, प्योर गेस्ट फैकल्टी अस्थायी है और 31 मार्च 2023 तक है फिलहाल। फिर आगे कभी सरकार बढ़ाए तो आगे की बात है, और ये प्रयोग सफल होता है तो मुझे लगता है सरकार इसको जरूर नेक्स्ट ईयर भी लागू करेगी। कितने घंटे मित्रों? तो आप देखिए, अधिकतम थर्ड ग्रेड को 21,000 मिलने वाले हैं, है ना। तो अब आप सोचिए, अधिकतम इतने मिलने वाले हैं तो घंटे हो सकता है कि मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में भी, हो सकता है विद्यालय प्रबंधन आपको 2 घंटे 3 घंटे दे दे, क्योंकि अधिकतम की मर्यादा है। तो 3 घंटे कम से कम आप मान के चलिएगा, है ना। तो 3 घंटे कम से कम हम मानकर चलते हैं, है ना। तो 3 घंटे और थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से 3 घंटे के बीच में होगा। और कब तक है? तो वही कह दिया, 31 मार्च 2023 तक है। फिर सरकार आगे एक्सटेंड करे तो सरकार जानती है इस बात को। अवकाश का पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये घंटे पर नौकरी है आपकी, इसलिए जो भी राजकीय अवकाश रहेगा, विद्यालय में जिस दिन अवकाश रहेगा, अध्ययन कार्य नहीं हुआ तो उस दिन हो सकता है आपका किसी प्रकार का भुगतान नहीं बनेगा। लाइब्रेरियन व चतुर्थ श्रेणी भी लेंगे क्या? नहीं मित्रों, ये विज्ञप्ति में लिखा ही नहीं है लाइब्रेरियन लेना है, उनको तो पढ़ाने वाले लोग लेने हैं, है ना। और न चतुर्थ श्रेणी लेंगे इस योजना के तहत। इसलिए किसी एक मित्र का ऐसा प्रश्न था कि सर हमारे यहाँ जो रिक्तियों का जो पीडीएफ चल रहा है हमारे ब्लॉक में, वहां इनकी भी रिक्तियां। तो मित्रों, शाला दर्पण से रिक्तियां निकाली होगी तो उसमें तो प्रिंसिपल की भी रिक्तियां हैं, वो भी पोस्ट रिक्त है। इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रिंसिपल ले लेंगे विद्या संबल में। तो विद्या संबल में जिन पोस्ट के बारे में अभी आगे हम बात कर रहे हैं, वही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भले ही आपको पीडीएफ में खाली जगह मिल गई हो चतुर्थ श्रेणी की, तो हर जगह खाली है लगभग, तो उसके लिए नहीं है। लाइब्रेरियन व चतुर्थ श्रेणी के लिए नहीं है, ध्यान रखना। फिर मित्रों, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या बंद हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे मित्रों को अभी बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है राजस्थान सरकार से। अब इसके बारे में एक संशय बना हुआ है मित्रों, ये थोड़ा समय के साथ स्पष्ट होगा। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से रोजगार दे देगी आपको सरकार, तो उन महीनों का आपका बेरोजगारी भत्ता शायद बंद कर दे, नहीं दे। समझना मेरी बात को। अब ये सरकारी दाव पेच है, ये जिस दिन क्लियर होगा उसी दिन अपन क्लियर कर पाएंगे, लेकिन संभावना ये बनती कि उस दिन शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें, कोई पढ़ाने का एक्सपीरियंस चाहिए क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं मेरे से कि साहब मैं प्राइवेट स्कूल में इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो क्या एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा? नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। हो तो बढ़िया है, स्वागत है, लेकिन उस एक्सपीरियंस का कोई आपको अंकों में लाभ मिलने वाला नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में या जो आपके प्रशैक्षिक योग्यता है उसमें कितने आपके प्रतिशत है, दोनों को मिलाकर एक मेरिट बनेगी, वो है बस, बाकी और कोई लेना देना नहीं। फिर कुछ बच्चों का ये भी, सर कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं?
तो आपको 10वीं लगानी है, 12वीं की मार्कशीट लगानी। सर ग्रेजुएशन में तीनों ईयर की लगानी है, अगर नहीं फाइनल ईयर के है, आपने परसेंटेज से मतलब है, सीधा फाइनल लगाइए। एमए प्रीवियस की लगानी क्या नहीं लगानी है भाई, एमए फाइनल की लगा दो आप, समझ गए। बीएड है तो बीएड की जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लगा दो, है ना। और एसटीसी है तो एसटीसी का लास्ट ईयर की मार्कशीट लगा दो जिसमें दोनों ईयर के परसेंटेज अंक वगैरह हैं, तो आपको ये लगाना है। और जो दे रखा है वो सब लगा दो आप, मार्कशीट तो लगा ही लो, बाकी आपके जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सारे संलग्न लिखे हुए हैं, रीट का पात्रता प्रमाण पत्र, वो सब जो क्रम वाइज है वो सब लगा लो आप, ठीक है। पात्रता जो रीट पात्रता हमारा जो सर्टिफिकेट है उसका क्या अंक जोड़ेंगे, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो खाली बस एक पात्रता है, ठीक है मित्रों। फिर सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के लिए स्नातक, बीए और स्नातकोत्तर में मिनिमम कितने प्रतिशत चाहिए। मित्रों इसके लिए स्पष्ट हो गया कि विज्ञप्ति में कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है, अभी हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है उनमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि कम से कम 50% होने चाहिए, ये मैं नहीं देखा, मैंने पढ़ा है उसको, तो इसका मतलब कहीं न कहीं अब जो है प्रतिशत वाली बाध्यता यहाँ है ही नहीं, बस उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है मित्रों। अब आप देख लीजिएगा, फिर से मैंने आपके लिए एक जो शॉर्टकट आपके लिए आवश्यक है वो बातें यहां पर वापस से रख दी है। पद कौन कौन से विज्ञापित किए हैं, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, यानी ये दोनों थर्ड ग्रेड है ना, ये थर्ड ग्रेड है। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक, यानी 6 जो पद हैं उनके लिए ये विज्ञप्ति जो है वो लागू है, इसके अलावा किसी और पद के लिए नहीं है, इसलिए पूछना ही मत, ठीक है। व्याख्याता विभिन्न विषय, कोई सा भी विषय हो, है ना, हिंदी, अंग्रेजी या और कोई ऑप्शनल विषय हो, वो जो भी रिक्त हैं उन सब के लिए जो है व्याख्याता लगाए जाएंगे। जो न्यूली रेज्ड है क्रमोन्नत विद्यालय, उनमें कक्षाएं चल रही तो मित्रों उसमें भी लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कहीं कि जो अभी क्रमोन्नत हुई उसमें हम नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं है। जो भी पद आवंटित है, रिक्त है, वहां पर आपको इस गेस्ट फैकल्टी योजना के तहत अपने अध्यापकों को लगाना है। प्रति घंटा 400 रुपए मानदेय है मित्रों, और अधिकतम 30,000 मानदेय है। इसमें सेवानिवृत्त लोग भी लग सकते हैं और बेरोजगार जितने साथी हैं वो भी लग सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, यानी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी हमारे हिंदी, सारे विषय जो हैं 5 विषय चल रहे हैं, उन सब के वरिष्ठ अध्यापक लगाए जाएंगे। 350 रुपए पर घंटा है, अधिकतम 25,000 मिलेंगे आपको, आप समझना, अधिकतम 25,000 है ना। वर्किंग डेज में जितने घंटे आप काम करेंगे अधिकतम 25,000, ठीक है। फिर अध्यापक लेवल 2 जो है मित्रों, विविध विषय जो भी है ना, साइंस है, अंग्रेजी है, हिंदी है, भाषा के जो भी विज्ञान है, तो उनको अधिकतम 21,000 रुपए मिलेंगे महीने के, और 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उनका भुगतान होगा। लेवल 1 में कोई अलग से विषय होता ही नहीं मित्रों, जहां लेवल 1 की सीट है वहां 300 रुपए प्रति घंटा उनको भी मिलेगा, 21,000 अधिकतम मिलेंगे। जो प्रयोगशाला सहायक हैं मित्रों, लैब असिस्टेंट जिसको कहते हैं, उनको भी 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से है, 21,000 रुपए, है ना। जहां भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होंगे उनका सहयोग लिया जाएगा। शारीरिक शिक्षक है मित्रों, इनको भी 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपए है, ठीक है। तब शारीरिक शिक्षक को 2 घंटे के लिए बुलाया जाए या 3 घंटे के, जैसा भी होगा मित्रों, तो वो वहां लोकल प्रबंधन के अनुसार आपको बात करनी है। कुछ बच्चों का प्रश्न ये था कि सर क्या हमें 2 ही घंटे जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं, पूरे दिन स्कूल में रोकेंगे। मित्रों विज्ञप्ति में तो घंटों के अनुसार ही बात की गई है, इसलिए आपको पूरा दिन रोकने की बात ही नहीं है। जितने पीरियड आपको दिए जाएंगे उतने पीरियड लेकर आपको आना है, और वो फिर आपका और प्रबंधन का आपसी थोड़ी सहमति और वार्तालाप भी होगी कि आपके पीरियड एक साथ आ रहे हैं कि आगे पीछे आ रहे हैं, क्या है। वैसे वस्तुतः आपको एक साथ पीरियड दे दिए जाएंगे, लेकिन ये विद्यालय प्रबंधन पर ही निर्भर करेगा, इसलिए इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। फिर मित्रों आप देखिएगा कुछ प्रमुख तिथियां फिर मैं आपको कह दूं, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर दें, आवेदन तैयार कर लें। 1 नवंबर 2022 तक विज्ञप्ति कहां, विद्यालय की ओर से, और रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा पीओ विद्यालय की ओर से। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आपको ये जाना है, पता करना है, और आप पीएस यूपीएस में भी आपके कोई संपर्क में है तो वो भी आपको बता देंगे, क्योंकि उनके ग्रुप्स में सारी रिक्तियां आ जाएगी, ठीक है मित्रों। फिर 2 से 4 तारीख 3 दिन आपको मिलेंगे कि आपको कहां कहां आवेदन जमा कराना है। ज्यादा समय खराब नहीं करना, अभी प्रिपेयर करके रख लो यार, हमें तैयारी करनी है। तो ये आवेदन पत्र जमा करने के लिए 3 दिन है, और विद्यालय समय में है, यानी 10 से 4 बजे के बीच में आपको जाके जमा कराना। साहब में लेट हो गया, ऐसा ये सब नहीं चलेगा, टाइम बाउंडेड कार्यक्रम है। फिर 5/11 को मित्रों जितने आवेदन प्राप्त हुए उनकी सूची एक प्रकाशित की जाएगी कि भाई हमारे यहाँ पर इन पदों के लिए इन के आवेदन आए, केवल सूची, कौन पात्र है नहीं है, ये सब बात की बातें। फिर मित्रों 7 तारीख को पात्रता की जांच करेंगे, जो भी आवेदन आए हैं उन सब की छटनी करेंगे। इसके लिए कमेटी वगैरह पीओ साहब पहले से ही बना के रखेंगे,
है ना, तो पात्रता की जांच हो जाएगी और फिर जांच होने के बाद अस्थायी वरीयता सूची भी लेवल 2 के लिए जिसने भरा है तो रीट का प्रमाण पत्र वैलिड है या नहीं है, वैलिड है तो उसको जो है वरीयता सूची में डालेंगे, जो एक बार अस्थायी बना रहे, है ना, तो ऐसा करेंगे। फिर अस्थायी सूची लग जाएगी 7 तारीख को। फिर मित्रों 9 तारीख को आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी कि भाई अगर ये सूची देख लो, इसमें आपको लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए था, नहीं आया, कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, है ना, लिखित में आपत्ति दर्ज करा लें पीओ ऑफिस में। फिर मित्रों बात करेंगे कि 10/11/2022 अंतिम वरीयता सूची होगी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए, और ये स्थायी वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी विद्यालय की ओर से। ये एक प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस विद्यालय में मेरा नाम आ गया। अब ऐसा है कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉपर है, 4 जगह भर दिया, चारों जगह उनका नाम आएगा, तो 4 जगह तो वो जाएंगे नहीं, तो वहां पर सेकंड प्रायोरिटी वाले बच्चे को ले लेंगे, जो वरीयता बनेगी उस वरीयता के आधार पर हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो फिर 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जो दस्तावेज 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के, एमए के, है ना, बीएड के, बीएसटीसी के जो दस्तावेज आपने लगाए हैं, आपने जो आधार कार्ड लगाया है, जाति प्रमाण पत्र लगाया, मूल निवास लगाया है ना, उन सबको ओरिजिनल ले जाना है और कमेटी के सामने वो एक बार जांच है, सामान्य प्रक्रिया, आपके ओरिजिनल दस्तावेजों को जांच लिया जाएगा। फिर 12/11/2022 को मित्रों चयनितों का आदेश जारी करना, 12 तारीख यानी 11 सब कंप्लीट हो गया, 11 को जो लोग फाइनल हो गए बिल्कुल जांच के बाद दस्तावेज सहित, उसके बाद उनका 12 तारीख को आदेश जारी करेंगे। आपको हाथ में एक लेटर पकड़ा देंगे, पीडीएफ में है उसका भी फॉर्मेट, और आपको कहा जाएगा कि ज्वाइन कीजिए। आप चाहो तो 12 को ही ज्वाइन कर लो वहां, और आप चाहो तो 13 को, 14 को, आपको 7 दिन दे रखे हैं, यानी 19 तारीख तक आपको ज्वाइन करना है। 19 निकली तो अब आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और मित्रों यहां भी एक प्रश्न है, हमारे सारे शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, शिक्षक हैं, उनके मन में भी एक प्रश्न होगा कि साहब ये आया ही नहीं, तो नहीं आया तो मेरे हिसाब से इसमें ये होगा कि सेकंड वरीयता प्राप्त वाले को हम 19 तारीख उसको बुला लेंगे, भाई आजा तू ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप सोचिए सरकार की मंशा है बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें वो सेकंड वरीयता वाले को चांस दे दिया जाएगा, ऐसा होगा निश्चित तौर पर। और अभी कुछ और निर्देश सरकार की ओर से भी आएंगे, क्योंकि कुछ समस्याएं सरकार तक पहुंची है किसी न किसी रूप में, भाई इसमें इसका क्या होगा। एक विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक भी है और रीट वाला भी बच्चा है, तो आप बताएं कि दोनों में से प्राथमिकता किसको देंगे, है ना, क्योंकि वो सेवानिवृत्त से तो कोई परसेंटेज वाली बात कर नहीं रहे हम, तो फिर वो कौन होगा, क्या होगा। तो उसमें भी मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो वो कहीं न कहीं कर लेंगे प्रतिशत वाली बात, लेकिन लेवल 1 2 में थोड़ा सा कहीं संदेह है, तो उसमें शंका है। वो जैसे ही अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे मित्रों। फिर मित्रों जो यक्ष प्रश्न है, खास बात जो है वो मैं यहां पर करना चाहता हूं कि सर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सेकंड ग्रेड हमारा दिसंबर में है, थर्ड ग्रेड हमारा फरवरी में है ना, या फिर हम क्या करें, विद्या संबल योजना में आवेदन करें या फिर दोनों काम एक साथ करें। मित्रों यहां मैं बहुत स्पष्ट हो जाता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट टारगेट है। अब आप देखिए हमारी आर्थिक स्थितियां किस रूप में हैं, ये थोड़ा सोचने का विषय है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मित्रों, और स्थाई होता है इसमें, मैं आपको क्या बताऊं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि एक स्थायी नौकरी और एक केवल गेस्ट फैकल्टी के रूप में कुछ महीनों के लिए, कुछ रुपयों के लिए नौकरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए मित्रों, मेरा यहाँ पर मानना है कि ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन जब आपने ठान रखा है कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है और सामने जो मुझे टारगेट दिख रहा है उसको अचीव करना है और मेरी निगाह बिल्कुल लक्ष्य पर है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अब थोड़ा रिस्क ले लीजिएगा आप, और क्या है। ये योजना यूं मान लीजिए आती नहीं तो अपन क्या चिंता करते हैं, मान लो ये आती नहीं तो फिर हम क्या कर लेते, कुछ नहीं। तो जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और सदी हुई दिशा में, क्योंकि डिस्टर्ब तो होंगे भाई, ये बात तो मान के चलिए, आपके मन में होगा 10 बजे विद्यालय जाना है, आप 9 बजे से ही, 9:30 बजे से 8:30 बजे से डिस्टर्ब है, जाना मतलब डिस्टर्ब, वहां गए 2 घंटे के लिए, आधा घंटा और इधर उधर बातों में हो गया, आने जाने में हो गया, आप समझिए वो 2 घंटे नहीं है आपके, हो सकते हैं 4 या 6 घंटे खराब हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, खेती पकने को है, तैयारी अच्छी चल रही थी और 6-6 घंटे हम रोज अगर बिगाड़ देंगे मित्रों, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है ठीक नहीं है। अगर मैं प्रतियोगी होता तो शायद मैं रिस्क लेता, इसलिए लेता क्योंकि अब तो कुछ ही समय रहा है, और मान के चलता ये योजना नहीं आती है ना, तो क्या कर लेते हम, सरकार पर कौन सा ऐसा कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले थे,
इसलिए जिनकी तैयारी बहुत सधी हुई दिशा में चल रही है, तो मेरा आग्रह है कि ठीक है ना यार, इतना भी क्या इस पे दिमाग लगाना। दूसरा, आप 10 दिन से जो बार बार विद्या संबल पर गोते लगा रहे हो, इतना लगाना बंद कर दो यार। एक फॉर्म जरूर टिका दो। आप कहां फॉर्म टिकाए? जो आपके घर के पास है, आपके लिए अप्रोच में है, वो ज्यादा ठीक है। अब आप सोचिए, आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं। अब ठीक है, जो बेरोजगारी की स्थिति में, जिनके चयन दूसरी जगह होने की संभावनाएं कम है, उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है, वो जाए आए समझ में आ रहा है। लेकिन आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इतना समय जाया कर देंगे तो ठीक बात नहीं है मित्रों। इसलिए मैं अगर होता तो मुझे लगता है कि मैं स्थायी की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान होता। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि ये इस तरह की बात है हमें, तो मित्रों ये तो सरकार की एक योजना है। सरकार नहीं कह रही कि आप तैयारी छोड़कर इसमें आ जाओ। राजस्थान सरकार ने दोनों बातें कर रखी है, आपके लिए पोस्ट भी निकाल रखी है परमानेंट के लिए, और आपके लिए योजना भी निकाल रखी है। तो सरकार की गलती हम यहाँ नहीं निकालें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सरकार, अरे सरकार ने बड़ा सोच समझकर निर्णय लिया है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना, जिनको लगता है कि मेरा ये अब आगे होगा ही नहीं, इतनी बार यूं कर दिया, ऐसा कर दिया, तो कम से कम विद्यालय में जिन बच्चों का हित हो रहा है, तो कम से कम अच्छे मानदेय के साथ, मैं कह रहा हूं अच्छे मानदेय के साथ आपको जो है घंटों पर बुलाया जा रहा है। तो ये योजना अपने आप में कारगर है ना। लेकिन उन लोगों के लिए, है ना, जो कहीं कहीं ये मानते हैं कि शायद अब हमारा मुश्किल है। फिर कुछ मित्रों का होगा सर दोनों साथ साथ कर ले तो मैं तैयारी भी कर लूंगा और 2 घंटे विद्यालय भी जाया हूं, तो अच्छा है। अगर आप कर पाओ तो बढ़िया, नजदीकी विद्यालय है और आपको लगता है, इसलिए आवेदन सब कर लो एक बार। आपका चयन हो कि नहीं हो उसके बाद देखेंगे, आवेदन करके भूल जाओ। फिर जिस दिन जो काम करना है उसी दिन ध्यान रखो। आप रोज उस विद्या संबल के पीछे न पड़े रहे, समय बहुत कम है, आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं भी बहुत समय लगाकर इस वीडियो को बना रहा हूं, जबकि ये वीडियो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बनाना पड़ रहा है, बाकी अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आप अपने विवेक के अनुसार काम करें, है ना। और ये संबल है, निश्चित तौर पर एक सहारा है, क्योंकि 21,000 रुपये की राशि है, हमारे लिए बहुत मायना रखती है। हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो पर आपकी तैयारी की कॉस्ट पर 21,000 रुपये नहीं लेने, यह ध्यान रखना। आपके पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो रही हो तो आपको ये फालतू का बर्डन नहीं लेना चाहिए। अभी आप स्थायी रूप से जा रहे हैं ना विद्यालय में, इसके लिए पूरा दमखम लगा दीजिए मित्रों। ठीक है मित्रों, फिर आप देखिए इस योजना से फायदा किसको मिलने वाला है। छात्रों को, बिल्कुल विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा निश्चित तौर पर। एक अध्यापक पढ़ा रहा, उसकी जगह 3-4 हो जाएंगे। अब बेरोजगारों को, इनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारे बेरोजगार जो हैं वो चयनित होने वाली कतार में खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लग रहा है कि यार ठीक है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरे लिए ये ज्यादा ठीक है, पास में है। विद्यालय प्रबंधन को निश्चित तौर पर फायदा हो रहा है, उनको एक व्यक्ति मिलेगा, है ना, ऊर्जावान व्यक्ति मिलेगा। सरकार को क्या फायदा हो रहा है? अरे सरकार को फायदा क्या हो रहा है मित्रों, बेरोजगारी को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, जब आप मान लीजिए वर्ष भी अब धीरे धीरे चुनावी वर्ष हो ही रहे हैं, तो सरकार, दोहरा फायदा है सरकार को भी। चलो विद्यालय की स्थितियों में सुधार होगा, बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है, अभी जो कोरोना के बाद लॉस हुआ और जहां 1 या 2 टीचर ही काम कर रहे हैं, वहां कैसे गुणवत्ता को मेंटेन करेंगे, तो सरकार को भी ये ध्यान है। तो कुल मिला के ये जो विद्यार्थी संबल योजना है मित्रों, इसके जितने जितने प्रश्न आपके मन में जो उठ रहे थे, लगभग सबके मैंने उत्तर दे दिए हैं, है ना। घर बैठे आपको सब कुछ तो नहीं मिलेगा, आवेदन तैयार कर लीजिएगा। आवेदन तैयार करके आप विद्यालय तक आवेदन पहुंचाए निर्धारित समय में। फिर आप जहां फाइनली सेलेक्ट होते हैं वहां आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, शपथ पत्र जमा कराना है। और यह एक गेस्ट फैकल्टी योजना है, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। साहब मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, तो आप छोड़ो ना यार, इतना तनाव नहीं लेना है। स्थायी के लिए इतनी माथाफोड़ी करें तो मजा आता है ना। ये 1-2 घंटे का काम है और 2-3 महीने का काम है, उसमें भी छुट्टियां उट्टियां आ जाएगी, सर्दी की छुट्टियां वगैरह, कौन देगा? कोई नहीं देगा पेमेंट। तो दोनों तरह की स्थितियां, मेरे कहने का मतलब समझें, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत फ्रूटफुल योजना है, लेकिन जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो जरा अपने विवेक का उपयोग करते हुए स्थायी के लिए ज्यादा प्रयास करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और ये पीडीएफ और बाकी की अपडेट्स के लिए आप मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों, मधुरम हिंदी के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और भी कोई ऐसी जानकारी जो अति आवश्यक होगी तो तुरंत मैं आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप मधुरम हिंदी का जो यूट्यूब चैनल है मित्रों, उसको तुरंत आप जो है सब्सक्राइब कर लें। और आप तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी ऐप को भी आप डाउनलोड करें मित्रों। बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे हिंदी के कोर्सेज जो हैं ऐप पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। खुद पर भरोसा कीजिए,
विवेक के अनुसार काम कीजिए, ज्यादा भ्रमित न होना है, समय खराब नहीं करना है, विद्या संबल केवल सहारा है, स्थायी कार्य नहीं है, बार बार कह रहा हूं, इसलिए स्थायी के लिए अपना पूरा समय और श्रम लगाएं, है ना। और कहीं साथ में सदता हो तो इस पर ध्यान दे दें, लेकिन आवेदन जरूर कर दें, ताकि बाद में हमारे कोई मन में विचार आ जाए तो कम से कम आवेदन कर दिया है, हमें अपना सूटेबल पास का विद्यालय मिलता है, तो आपको लगता है कि ठीक है मेरे आने जाने में ज्यादा समय नहीं है, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।